जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए अब समय आपके पास बहुत कम है, यानी कि चुनिंदा घंटे भी आपके पास हो सकते हैं, कुछ चंद दिन भी आपके पास हो सकते हैं। तो इन चुनिंदा घंटों में, इन चुनिंदा समय में साथियों आप कैसे अपनी तैयारी ऐसे करें कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। तो मैं साथियों आज की इस वीडियो में 40 सवाल लाया हूं आपके लिए टॉप लेवल के हिंदी के, और 40 सवाल लाया हूं जीके जीएस के। मैं कहूंगा साथियों अगर आप इन 40 सवालों को देख लेते हिंदी के, तो यहां से आपको, यानी कि इस एकमात्र क्लास से आपको लगभग 10 सवाल देखने को मिलेंगे हिंदी के। उसके अलावा साथियों तकरीबन 10 सवाल आपको देखने को मिलेंगे जीके के। तो ये साथियों तकरीबन 30 से 40 मिनट की क्लास होगी। अगर इन 30 से 40 मिनट की क्लास से आप 30 से 40 नंबर गेन कर लेते हैं तो इसमें साथियों कोई बुरा सौदा नहीं है। तो पूरी हिंदी को साथियों खंगाला है आज की इस वीडियो में। देखेंगे साथियों पूरी हिंदी को, टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस है, और जो क्वेश्चंस आपको बताऊं वो आपको ध्यान रखना है, और उससे संबंधित जानकारी आपको जो दूं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है अगर आप वाकई में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करके विषाद का विलोम क्या होता है। तो विषाद के विलोम क्या होता है आपको यहां पर बताना है। विषाद की अगर बात करते हैं साथियों, विषाद का विलोम आपका हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? विषाद का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? हर्ष। एक तरीके से विषाद का मतलब पता क्या होता है? विषाद का मतलब होता है साथियों उदासी, ठीक है ना। तो उदासी का विलोम भी क्या होता है? एक तरीके से हर्ष ही होता है। और हर्ष का मतलब क्या होता है साथियों? हर्ष का मतलब होता है खुशी। हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें, लिखा हुआ है अवसाद। अगर आपसे जैसे कि यहां पर विषाद का विलोम पूछा गया, वैसे ही साथियों अवसाद का विलोम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अवसाद का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? प्रसन्नता हो जाएगा। क्या? अवसाद का विलोम साथियों प्रसन्नता हो जाएगा। अगर शोक का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो साथियों शोक का विलोम क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। और अगर प्रमाद की अगर बात करें साथियों, प्रमाद का विलोम क्या हो जाएगा? छोटा आ लगा दीजिए, अप्रमाद हो जाएगा। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं साथियों, अल्पायु। अल्पायु का अगर आपसे विलोम पूछे ना तो आपको क्या बताना है साथियों? आपको दीर्घायु बताना है। यानी कि अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घायु हो जाएगा। अगर आपसे साथियों जटिल का विलोम पूछ ले, क्या जटिल का विलोम पूछ ले, तो आपको सरल बताना है। क्या बताना है? सरल बताना है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो का उत्पत्ति किसने किया। अब इस उत्पत्ति की जगह पर कोई और शब्द आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा। कौन सा आएगा? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया ये होना चाहिए, उत्पत्ति किसने की ये सही नहीं है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसके लिए एक शब्द साथियों क्या हो सकता है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। अगर यहां पर एक शब्द की बात करते, खेचर का मतलब क्या होता है? देखिए आकाश में चलने वाले को कहा जाता है। क्या आप लोग से अगर पूछा जाए कि आकाश में चलने वाले को क्या कहा जाता है, क्या आकाश में चलने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको खेचर कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे तितीर्षा के बारे में पूछ लिया जाए तो तैरकर पार कर जाने की इच्छा। क्या? तैरकर। क्या साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, तैरकर अगर आपसे पूछा जाए तैरकर पार जाने की इच्छा, क्या तैरकर पार जाने की इच्छा को क्या कहा जाता है साथियों? तितीर्षा कहा जाता है। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करते हैं जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको छिद्रान्वेषी कहा जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अब आपके पास समय बहुत कम है, तो आप क्या काम कर सकते हैं अपने एग्जाम को, अगर आपको वाकई में क्रैक करना है। ये 3 पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, इसको साथियों पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी साथियों पीवाईक्यू, यानी कि एसएससी के जो अब तक क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली शिफ्ट में, ठीक है ना, जो 2024 के फरवरी महीने में हुआ था कुछ, उसके क्वेश्चंस दूंगा। और वो डायरेक्ट देखना, दोबारा से वही क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीके के, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों जैसा पेपर आपका आ रहा है ना, वैसे 10 मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको दे रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि इन 10 मॉडल पेपर का एक बार सरसरी निगाहों से सोल्यूशन देखकर चले जाइएगा। पेपर मैक्सिमम पोर्शन यहां से आपका आएगा। उसके अलावा साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ दी जा रही है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर से जाकर साथियों आप उन पीडीएफ को ले सकते हैं 45 रुपए का पेमेंट करके, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा साथियों तकरीबन 55 के आसपास, 55% के आसपास यहां से आपका पेपर फंसेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। तो इस पीडीएफ को साथियों जाकर जरूर ले लीजिएगा और सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि किस शब्द की वर्तनी सही, यानी कि उज्ज्वल मैं आपको 10 बार बता चुका हूं
उज्जवल में साथियों 2 बार जा आता है और दोनों बार आधा आधा जा आता है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहने के मेहमान का पर्यायवाची नहीं है, तो मेहमान को साथियों अतिथि कहा जाता है, बिल्कुल। मेहमान को अभ्यागत कहा जाता है, मेहमान को आगंतुक कहा जाता है, लेकिन मेहमान को पाहन नहीं कहा जाता है। क्या पाहन नहीं कहा जाता है? पाहन का मतलब पता है क्या होता है साथियों? पाहन का मतलब होता है पत्थर। क्या पाहन की अगर बात करें, पाहन का मतलब क्या होता है? पाहन का मतलब होता है साथियों पत्थर, ठीक है ना। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग यह ध्यान रखना है कि मेहमान को भैया अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुछ पर्यायवाची मैं आपको बता रहा हूं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो अगर पर्यायवाची की अगर बात करें, पक्षी की अगर बात करें, पक्षी के पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे विहग होता है, ठीक है ना। पक्षी का पर्यायवाची विहग भी होता है और विहंग भी होता है। क्या विहग भी होता है और विहंग भी होता है। अच्छा, पक्षी को खग भी कहते हैं और पक्षी की अगर बात करें तो द्विज भी कहा जाता है, पक्षी को द्विज भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहां पर कमल शब्द की, तो कमल के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं? कमल को साथियों पंकज कहा जाता है। क्या पंकज कहा जाता है? और कमल की अगर बात करें तो अरविंद भी कहते हैं, कमल को पंकज भी कहते हैं, अरविंद भी कहते हैं। उसके अलावा नीरज भी कहते हैं। क्या साथियों? नीरज भी कहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अंबुज भी कहा जाता है, पंकज को ना अंबुज भी कहा जाता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बादल शब्द की अगर बात करें कि बादल के कौन कौन से पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बादल की अगर बात करें, बादल को साथियों जलद कहा जाता है। बादल की अगर बात करें, बादल को साथियों वारिद कहा जाता है। देखिए जो बादल के पर्यायवाची है ना, तो उसमें अंत में दा है, जैसे कि यहां पर दा आ गया है, यहां पर दा आ गया है। पयोद की अगर बात करें तो ये भी बादल का पर्यायवाची, देखिए इसमें भी दा आ गया है। अगर अम्बुद की अगर बात करें तो अम्बुद में भी देखिए दा आ गया है, ठीक है ना, तो ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। उसके अलावा तोयद, क्या साथियों? तोयद ये भी बादल का ही पर्यायवाची होता है और नीरद ये भी बादल का ही पर्यायवाची होता है। तो ये सारे बादल के पर्यायवाची है। तो जितना मैं आपको साथियों पढ़ा रहा हूं उतना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़कर जाइएगा। मेरा मानना है कि पेपर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा साथियों इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए। और आप देखोगे कि 20 के 20 प्रश्न साथियों आपके पढ़े हुए आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन के साथ साथियों इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अब अगर बात करें करके आज अमावस की रात है, वाक्य में रेखांकित शब्दों का तत्सम क्या होगा? यानी कि एक तो अमावस का आपको बताना है तत्सम क्या होगा, एक रात का आपको बताना है तत्सम क्या होगा। तो रात को तो रात्रि कहते हैं, रात्र नहीं कहते हैं, रात्रि नहीं कहते, ये वाला रात्रि सही होगा। और अमावस को तत्सम में क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि आरती तथा अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती है, ऐसे थोड़ी ना साथियों शुद्ध वाक्य लिखा जाएगा। ऐसे ये तथा यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि 3 लोग हैं ना, तो आरती और फिर यहां पर साथियों एक तरीके से कॉमा लग जाएगा, अर्चना और अनीता एक साथ पढ़ती हैं, ये होना चाहिए। यह पाप है या के पुण्य, ये भी सही नहीं है, यह पाप है या पुण्य के यहां पर नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका गलत वाक्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ यहां पर कि बैंक के कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, ये बिल्कुल सही लग रहा है और सही होगा भी, ठीक है। उसके बाद लिखा है शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत उनका देश है, होना क्या चाहिए था? शिक्षक ने छात्रों से कहा, क्या शिक्षक ने छात्रों से कहा कि भारत हमारा देश है, उनका देश थोड़ी ना, उनके की जगह पर साथियों हमारा आना चाहिए था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल क्या है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। शर्मिंदा करना नहीं, करारा जवाब देना, बिल्कुल साथियों करारा जवाब देना, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि अपयश, यहां पर एक शब्द दिया गया हुआ है अपयश, कह रहे कि इसका विलोम क्या होगा। तो अपयश का विलोम क्या होगा साथियों मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए देखिए अपयश की अगर बात करें, अपयश का मतलब पता क्या होता है? अपयश का मतलब होता है बदनामी। क्या अपयश की अगर बात करें इसका मतलब होता है साथियों बदनामी, इसका विलोम क्या हो जाएगा? सुयश हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सुयश हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीके से प्रसिद्धि भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि आग से झुलसा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? आग से झुलसे हुए के लिए साथियों एक शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए।
चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों अनल दग्ध है तो मैं कहूंगा अनल दग्ध आपका बिल्कुल सही जवाब शब्द हो जाएगा। यानी कि आग से झुलते झुलसे हुए के लिए एक शब्द अनल दग्ध आता है। अगला सवाल करके स्तुति का विलोम क्या होगा बताइए। तो स्तुति का विलोम आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए, ठीक है ना। तो स्तुति का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, निंदा हो जाएगा। स्तुति का मतलब पता है क्या होता है, स्तुति का मतलब होता है तारीफ। क्या इसका मतलब होता है, तारीफ होता है। और निंदा का मतलब क्या होता है साथियों, निंदा का मतलब होता है बुराई। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहां पर ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अच्छा अगर हम लोग बात करें साथियों, जैसे कि यहां पर एक शब्द है पूजा, तो पूजा का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो छोटा आ लगा देना, अपूजा हो जाएगा। यानी कि पूजा का विलोम हो जाएगा अपूजा। सहयोग का विलोम अगर आपसे पूछे तो छोटा आ लगा देना, असहयोग हो जाएगा। यानी कि पूजा का विलोम अपूजा, सहयोग का विलोम असहयोग। क्या यहां पर भी छोटा लगेगा, सब में थोड़ी ना लगता है साथियों। निशंक यहां पर लिखा हुआ है, सशंक हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा साथियों, सशंक हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अच्छा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको विलोम शब्द बता रहा हूं, वो आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, तो विलोम शब्द साथियों मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे साथियों सिंपल सा एक है सफल का विलोम पूछ लिया जाए, तो बच्चा बच्चा जानता है सफल का विलोम तो असफल होता है। क्या, सफल का विलोम असफल होता है। अगर आपसे साथियों स्वतंत्रता का विलोम पूछ लिया जाए, क्या साथियों, स्वतंत्रता, स्व, ठीक है ना। ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, गलत लिख दिया मैंने यहां पर। ये हो गया आपका साथियों स्व, और ये हो गया तंत्रता। यानी कि स्वतंत्रता का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो परतंत्रता आपको बता देना, परतंत्रता आपको यहां पर बता देना है। अगर आपसे साथियों सन्यासी का विलोम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, अगर आपसे सन्यासी का विलोम पूछ लिया जाए तो आपको गृहस्थ बताने। देखिए, अगर आपको याद है तो रिवीजन कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो इनको सीख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। फिर ना कहिएगा कि ये क्या हो गया। अब उसके बाद देखिए, सत्कर्म का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, आपको दुष्कर्म बताना है। सत्कर्म का विलोम क्या बताना है, दुष्कर्म बताना है। अगर आपसे सृष्टि का विलोम पूछा जाए, क्या साथियों, अगर आपसे सृष्टि का विलोम पूछा जाए तो प्रलय आपको बता देना है, प्रलय आपको बता देना है। उसके अलावा अगर आपसे सदाचार का विलोम पूछा जाए, सदाचार का विलोम आपको क्या बताना है साथियों, दुराचार बताना है। सदाचार का विलोम दुराचार हो जाएगा। ये इतनी जानकारी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए पर्यायवाची आप लोग यहां पर साथियों बता दीजिए। तो प्रचंड का पर्यायवाची क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए, तो प्रचंड का साथियों उग्र हो जाएगा, ठीक है। मेरे हृदय में उग्र ज्वाला उठी है, ये भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर किसके साथ, ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो साथियों अशुद्ध वाक्य के बारे में यहां पर आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो शुभ नक्षत्र आ गया है, ठीक, ये तो शुद्ध है। संतोष को क्षमा कर दो, संतोष को, क्या साथियों, संतोष को क्षमा कर दो। यहां पर क्षमा शब्द सही नहीं लिखा हुआ है। क्षमा शब्द कैसे लिखा जाता है, क्षमा शब्द साथियों ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, यमुना का पानी गंदा हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। शाम को सब्जी लेने जाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये तीनों वाक्य सही है सिवाय ऑप्शन नंबर 2 वाले के। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है साथियों, ये आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए, फटाफट साथियों आप लोग यहां पर बता दीजिए। अच्छा, यहां पर एक अपरिमेय शब्द है, अगर आपसे पूछा जाए जिसकी नाप तौल ना हो सके, क्या, देखिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथियों तो बहुत कुल मिला के बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि 360 डिग्री में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जिसकी नाप तौल ना हो सके, जिसकी नाप तौल ना हो सके, उसके लिए एक शब्द अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको अपरिमेय बता देना। क्या, अपरिमेय बता देना है। उसके अलावा अन्यतम का मतलब पता क्या होता है साथियों, बहुतों में से एक, यानी कि, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों बहुतों में से एक की अगर बात करें तो इसको अन्यतम कहा जाएगा, अन्यतम कहा जाएगा। असाध्य शब्द की अगर बात करते हैं, जो साधने योग्य ना हो, क्या, जो साधने योग्य हो उसको साध्य, और जो साधने योग्य ना हो, ठीक है ना, और जो साधने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा, उसके लिए साथियों असाध्य आ जाएगा, जो साधन योग्य ना हो। अगर यहां पर जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा। और अद्वितीय आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाले को क्या कहा जाता है, बताइए। यानी कि जो जिसको संपत्ति मिल गई हो, जिसको कोई पद मिल गया हो, तो उसको क्या पद अधिकारी कहेंगे, उत्तराधिकारी कहेंगे, इच्छाचारी कहेंगे, या औपनिवेशक कहेंगे। साथियों ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर औपनिवेशक की अगर बात करें तो जो उपनिवेश में रहने वाला व्यक्ति होता है, क्या साथियों, उपनिवेश में, क्या उपनिवेश में रहने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। उपनिवेश में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको औपनिवेशिक बता देना है। अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है, यानी कि इच्छा के अनुसार काम करने वाले को, इच्छा के अनुसार काम करने वाले को साथियों क्या कहा जाता है, काम करने वाले को क्या कहा जाता है, इच्छाचारी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। उत्तराधिकारी की अगर बात करें साथियों, परंपरा से संपत्ति पाने वाला या पद पाने वाले को ही उत्तराधिकारी कहा जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसकी बात करें पद अधिकारी, पद पर रहकर जो कार्य करता है, क्या साथियों, जो पद पर रहकर कार्य करता है, पद पर रहकर कार्य जो करता है साथियों, उसको क्या कहा जाता है, उसको पद अधिकारी कहा जाता है। तो कुल मिला के मैंने आपको 4 यहां पर बताए हैं, चारों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा, मुझे बताइए। इच्छा के विरुद्ध काम करना, अपने स्वार्थ के लिए नुकसान भी मंजूर, या मुफ्त में मिली चीज में मीन मेख नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल साथियों, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, यानी कि मंगनी में जो मिल जाए वो समझ लो मिल जाए, रख लो चुप चाप। ठीक है, यानी कि मुफ्त में जो मिल रहा है उसमें फिर मीन मेखे निकालो, कमियां निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कलम तोड़ देना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है साथियों, मुझे आप लोग बता दीजिए। कलम तोड़ देना, जैसे कि लिखना पढ़ना त्याग देना, ऐसा तो नहीं होगा। अत्यंत क्रोधित होना, लिखने से घृणा करना, अत्यंत मार्मिक रचना करना। तो मैं कहूंगा सबसे सटीक जवाब अगर इस सवाल का बनता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 आपका सही। बात देखिए, कह रहे कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अर्वाचीन की अगर बात करें, अर्वाचीन का मतलब होता है नया। क्या अर्वाचीन का मतलब होता है नया, और नया का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, पुराना हो जाएगा। तो इसमें से पुराना किसे कहा जाएगा, पुराना प्राचीन को ही तो कहा जाएगा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल, कहा जा रहा है कि दृढ़, क्या साथियों, दृढ़ संकल्प करके अपना कर्तव्य करो। चलिए, तो यहां आना चाहिए साथियों, दृढ़ संकल्प आना चाहिए, ठीक है ना। तो संकल्प नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये सही नहीं लिखा है, दृढ़ संकल्प आना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़े और तय करे कि किस हिस्से में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर मतलब इस वाले हिस्से में त्रुटि है, और ये त्रुटि ये कहां पर लिखी हुई, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि चांदी का पर्यायवाची क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो चांदी शब्द की अगर बात करें ना, यहां पर हम लोग चांदी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये आपको साथियों यहां पर, अच्छा कौन सा नहीं है, तो चांदी की अगर बात करें, रजत कहते हैं चांदी को, चांदी को रूपक कहते हैं, चांदी को रौप्य भी कहते हैं, लेकिन चांदी को हिरण थोड़ी ना कहते हैं, चांदी को हिरण नहीं कहते हैं। हिरण की अगर बात करें ना, सोने को कहा जाता है, क्या, सोने को कहा जाता है साथियों हिरण, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा, सोने के और कौन कौन से पर्यायवाची हैं, सोने को साथियों स्वर्ण भी कहा जाता है, सोने की अगर बात करें तो कंचन भी कहते हैं, क्या, सोने को स्वर्ण भी कहते हैं, कंचन भी कहते हैं, सोने को साथियों कनक भी कहते हैं, सोने को स्वर्ण भी कहते हैं और सुवर्ण भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं और सुवर्ण भी कहते हैं। उसके अलावा हिरण्य भी कहा जाता है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें सोने की, अगर बात करें तो हेम भी कहा जाता है, हेम भी कहा जाता है। तो ये जानकारी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। और चांदी को साथियों रौप्य कहते हैं, रजत कहते हैं, ठीक है ना, रूपक कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके साथियों बनते हैं पर्यायवाची, वो आप लोग यहां पर देख लीजिए। जैसे कि अभी साथियों हो सकता हो शायद आज मैंने आपको बताया हो अतिथि का, क्या, अतिथि के पर्यायवाची कौन कौन से बन सकते हैं। तो अतिथि को क्या क्या कहा जाता है, अतिथि को साथियों मेहमान कहा जाता है। अतिथि की अगर बात करें, अतिथि को साथियों पाहुन कहा जाता है। अतिथि की अगर बात करें साथियों आगंतुक कहा जाता है, क्या, आगंतुक कहा जाता है, ठीक है ना, आगंतुक कहा जाता है। और अभ्यागत कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों, अभ्यागत अतिथि को ही कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों औषधि का, क्या साथियों,
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औषधि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो औषधि को भाई साहब दवा भी कहते हैं, दवाई भी कहते हैं, ठीक है ना। और औषधि की अगर बात करें, भेषज भी कहा जाता है, यानी कि औषधि को साथियों भेषज भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। अब बात करें अगर दूध की, दूध के पर्यायवाची कौन कौन से याद रखना है। दूध को साथियों पेय कहा जाता है। दूध की अगर बात करें, दूध को साथियों क्षीर कहा जाता है। दूध को साथियों गोरस भी कहा जाता है, गोरस भी कहा जाता है। और दूध को साथियों दुग्ध भी कहा जाता है। और दूध की अगर बात करें तो दूध को स्तन भी कहा जाता है। एक और याद कर लेंगे, पवन। पवन का मतलब क्या होता है? पवन का मतलब होता है साथियों हवा। हवा को क्या कहा जाता है? हवा को साथियों समीर कहा जाता है। हवा को साथियों वायु कहा जाता है, हवा को वायु कहा जाता है। और हवा की अगर बात करें तो अनिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अनिल भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर श्रीराम अयोध्या लौटे। या अवधि मतलब कुल मिला के आपको बताने कि अवधि कैसे लिखा जाएगा, तो अवधि जैसे आपका ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले नंबर का सवाल आप लोग के सामने कह रहे कि तन बदन में आग लगना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तो ना खुश होना, भयभीत होना, क्रोधित होना। बिल्कुल साथियों, तन बदन में आग लगना यानी कि क्रोधित हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। अगला सवाल देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि तृतीय कैसे लिखा जाता है। तो तृतीय साथियों जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है, 3 में लिखा हुआ है, मतलब जैसे ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो तत्सम शब्द की साथियों आपको पहचान करना है, कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, क्या एक तत्सम शब्द के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, एक आपको तद्भव शब्द के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं, यानी कि दोनों की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए जो शब्द हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, क्या जो शब्द हम अपने रोजमर्रा, ठीक है ना, के जीवन में यूज करते हैं, क्या जो शब्द हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं, वो एक तरीके से क्या होते हैं, वो एक तरीके से तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है ना। जिन शब्दों का उच्चारण आसान होता है, जिन शब्दों का, क्या साथियों, ये मैं अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक बता रहा हूं, जिन शब्दों का उच्चारण आसान होता है, यानी कि उनको लिखना पढ़ना साथियों आसान होता है, वो शब्द आपके तद्भव शब्द होते हैं। वही इसका उल्टा, जो हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि बहुत कम और ना के बराबर जिन शब्दों का हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वो तत्सम शब्द होते हैं। और जो शब्द थोड़ा पढ़ने में कठिन होते हैं, यानी कि अगर आप बच्चों को दिखाओगे और पढ़ाओगे तो वो अटकेगा, दिक्कत पड़ेगी उसको, लेकिन तद्भव शब्द को पढ़ाओगे तो वो झट देसी पढ़ देगा। ठीक है ना। तो बताइए अब आपका कौन सा तत्सम शब्द है। यहां पर देखिए, हम मकान शब्द बोलते रहते, अक्सर बोलते रहते, और ये बहुत आसान भी, तो ये आपका तद्भव हो जाएगा। हम काम शब्द भी बोलते रहते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में, और ये बहुत इसका आसान उच्चारण है। हम लोग कोड भी तो बोलते हैं, कोड बोलते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन हम लोग साथियों ज्वर नहीं बोलते। क्या हम लोग साथियों ज्वर नहीं बोलते, हम लोग बुखार बोलते हैं। तो हम लोग तो अपने रोजमर्रा के जीवन में बुखार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो बुखार तो आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन इसका तत्सम साथियों ज्वर हो जाएगा। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है। देखिए अगर बींदड़ी की बात करते हैं तो ये देशज शब्द है, लुगाई भी साथियों देशज शब्द है, और गजबड़ भी देशज शब्द है। लेकिन बीबी शब्द की बात करते हैं तो ये एक तुर्की शब्द है। क्या ये तुर्की शब्द है साथियों, इसलिए एक विदेशज शब्द हो जाएगा, और ये देशज शब्द नहीं होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। यानी कि आशा का आपसे पूछा जा रहा है साथियों, विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो आशा का विलोम की अगर बात करें साथियों, निराशा हो जाएगा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, निराशा हो जाएगा। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। अगर आपसे एग्जामिनर उदास का विलोम पूछ ले तो उदास का विलोम आपको पता क्या बताना है, प्रफुल्ल बताना है। और अगर आपसे दुख का विलोम पूछ ले तो दुख का विलोम आपको सुख बता देना है। निराशा का विलोम मैंने आपको बता दिया, आशा हो जाएगा। और अगर हताशा का विलोम आपसे पूछा जाए तो आशावान आपको बताना है। क्या बताना है साथियों, आशावान आपको बताना है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि मोर का पर्यायवाची आपको यहां पर बताना है, कौन सा मोर का पर्यायवाची हो सकता है। तो मोर को तो साथियों क्या कहा जाता है, मोर को यहां पर सारंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, सारंग कहा जाता है। अगर कपोत शब्द की बात करें, कपोत का मतलब पता क्या होता है, कबूतर होता है, यानी कि कबूतर का पर्यायवाची होगा कपोत। उसके अलावा कबूतर की अगर बात करें तो कबूतर को हरित
भी कहते हैं, और कबूतर का पर्यायवाची साथियों रक्त लोचन भी होता है। क्या होता है साथियों, एक सेकेंड, क्या होता है साथियों, रक्त लोचन भी होता है। रक्त लोचन ये तो कबूतर के पर्यायवाची हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पिक की अगर बात करें, पिक पता किसे कहा जाता है, कोयल को कहा जाता है, यानी कि कोयल का पर्यायवाची पिक हो जाएगा। कोयल को साथियों कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोयल की अगर बात करें तो कोयल को कोकिला भी कहा जाता है, और कोयल को साथियों कोयलिया भी कहा जाता है। क्या, कोयलिया भी कहा जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। उसके अलावा काक शब्द की अगर बात करते हैं, ये कौवे को कहा जाता है। काक किसे कहा जाता है साथियों, कौवे को कहा जाता है। कौवे का पर्यायवाची काग भी होता है और साथियों वायस भी होता है। तो इतनी जानकारी आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए क्या अनुयायी होगा, मैं कहूंगा नहीं, उसके लिए अनुरक्त हो जाएगा। अनुरक्त आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कह रहे राजू ईमानदारी से काम करता है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, मुझे बताइए। अगर हम संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं साथियों, 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, जिसमें से साथियों एक भेद होता है आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे कि ये ईमानदारी शब्द हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। बेईमानी शब्द हो जाएगा, क्या साथियों, बेईमानी शब्द हो जाएगा, ये भी आपका भाववाचक हो जाएगा। दुश्मनी शब्द आपका कैसा हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जवानी हो गया, ठीक है ना, जवानी हो गया, या अगर बात करते हैं साथियों बुढ़ापा हो गया, ये सारे शब्द कैसे हैं, या मिठास शब्द हो गया, ये सारे के सारे शब्द साथियों आपके भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर बात करते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, यानी कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे कि रोहन आ जाए, सोहन आ जाए, या किसी चीज का नदी आ जाए। देखिए अगर नदी शब्द आ जाता है कि नदी में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। लेकिन अगर किसी नदी का नाम आ जाए जैसे गंगा नदी, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। किसी देश शब्द आ जाए तो वो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन किसी देश का नाम आ जाए, पूछा जाए इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अमेरिका आपको बताना है। व्यक्ति शब्द आ जाए तो ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो आपका, सॉरी, किसी व्यक्ति शब्द से पूछा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए जैसे सोहन, रोहन, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इनमें से कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है, ये आपसे कुल मिला के आपको यहां पर बता देना है, बताइए। चलिए, तो देखिए ये अगर बात करते, ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना। लेकिन सांप की अगर बात करें तो सांप अगर बात करें, ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, तद्भव शब्द यहां पर आपका ये हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है मूषक, यहां पर तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, तद्भव शब्द हो जाएगा सांप, बाकी सारे तत्सम शब्द है, ठीक है। वधु की अगर बात करें तो वधु एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव बहु होगा। हस्ती की अगर बात करें, हस्ती एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा साथियों, हाथी होगा। मूषक एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, मूसा होगा। तो इतनी जानकारी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे कि अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका अगर आपसे तद्भव पूछे तो आपको आग बता देना है। उसी प्रकार साथियों अंध, अंध क्या है, अंध साथियों, अंध एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, इसका तद्भव शब्द अंधा हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको जानकारी यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। कहा जा रहा है संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग चयन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। सुयोग का ये जो का यहां पर आए, ये का यहां पर आना चाहिए, सुयोग का चयन किया जाना चाहिए। तो खाली जगह पर कौन सा आएगा, संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग पाठ का चयन किया जाना चाहिए, कथा का, शीर्षक का, व्यक्ति का। तो मैं कहूंगा शीर्षक शब्द यहां पर बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि कुल मिला के समाज मानव जाति की, अब यहां पर एक खाली जगह है, समाज मानव जाति की लज्जा और विकास का मूल आधार है, सुरक्षा और विकास का मूल आधार है, या इच्छा या सातु प्रक्रिया। तो यहां पर जो शब्द आएगा वो सुरक्षा आएगा, यानी कि समाज मानव जाति की सुरक्षा और विकास का मूल आधार है, ये पूरा वाक्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अगुआ बनकर मंजिल दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाया जाता है, या रास्ता दिखाने वाला, या लक्ष्य दिखाने वाला, या स्थान दिखाने वाला। तो यहां पर रास्ता शब्द आना चाहिए, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि पदकर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे बताइए। ठंडा घड़े का पानी ले आइए, घड़ा ठंडा थोड़ी ना होता है, पानी ठंडा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह संभव हो सकता है क्या,
यह संभव हो सकता है, ऐसा भी नहीं। केवल 4 रुपए मात्र, मात्र भी केवल भी फूलों की एक माला लाइए, ये सही है, फूलों की एक माला चाहिए, ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा पदक्रम के अनुसार। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर साथियों के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। वर्षा जब कृषि सुखाने, ठीक है ना, का वर्षा, क्या का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो अवसर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ है, बिल्कुल। बेईमानी बार बार नहीं फलती, कठिन काम को करने में कष्ट सहने पड़ते हैं, या बेमेल वस्तुओं का एक साथ होना। तो मैं कहूंगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, तो अवसर बीत जाने पर सहायता बेकार है, सहायता व्यर्थ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, संक्षिप्तता संक्षेपण का एक आकार गुण है, एक प्रधान गुण है, एक संक्षिप्त गुण है, या एक व्यर्थ गुण है। तो यहां पर प्रधान गुण आ जाएगा, प्रधान आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं कि आपको इस बात की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी। तो यहां पर आपको बताना है कि दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला ऑप्शन आपको यहां पर चुनना है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं, ये आपका जो प्रमाणिकता लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं लिखा हुआ है। तो कौन सा गलत है, मैं कहूंगा ये आपका गलत है। कैसे लिखा जाना चाहिए? अगर प्रमाण लिखेंगे तो प्रमाण ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर प्रामाणिकता लिखा जाता है तो सातु कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। प्रामाणिकता ऐसे लिखा जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बालू पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यहां से सातु आपके सामने जीके के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी सवालों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और अपने स्कोर को सातु एक बेहतर करना है, अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो बालू पत्थर जो होते हैं ना सातु, बालू पत्थर, ये किसके उदाहरण होते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना किस लिए की गई थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नहीं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए नहीं, भारत की विदेश नीति की स्थिति की जांच करने के लिए नहीं, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए। बिल्कुल सही। यानी कि आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि भारत सरकार के द्वारा न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर सिंह समिति की स्थापना मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिए की गई थी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो अपघटन की प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है, या किण्वन के कारण, या विकृत गंधिता की वजह से। क्या आपका सही जवाब होगा? तो अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आए तो विकृत गंधिता आपको बता देना। यानी कि तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो विकृत गंधिता की प्रक्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 25 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 25 ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथियों, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सभी के सभी सवाल आपको तैयार करते जाने हैं, यानी कि क्लास में ही आपको साथियों तैयार हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए, इस सवाल की अगर बात करें, मलेरिया और काला ज्वार इनमें से किसके कारण होते हैं? तो ये तो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। किसके कारण साथियों? प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रही कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कार्य करने के लिए के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, ये बात सही है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी, तो इसकी शुरुआत 2009 में नहीं की गई थी। यह लाभार्थी को 100 दिनों के कार्य की गारंटी देता है, यह बात भी सही। यानी कि गलत कथन सही, मतलब कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाला कथन सही नहीं है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है? तो अगर बात करते हैं साथियों बोगी बील की, क्या कौन सा पुल? तो मैं कहूंगा बोगी बील पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट से जोड़ता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कह रहे कि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम है। तो तृतीय क्षेत्र का साथियों दूसरा नाम है, क्या नाम है? सेवा क्षेत्र है। क्या तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है साथियों? सेवा क्षेत्र है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को
भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो मैं कहूंगा पदुचेरी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा ये कहां पर स्थित है? तो ये ताजमहल की एक तरीके से प्रतिकृति है बीबी का मकबरा, ये कहां पर है? ये औरंगाबाद में है। कहां पर? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कह लो या संभाजी नगर कह लो, क्या औरंगाबाद कह लो चाहे संभाजी नगर कह लो, ठीक है ना। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर करके भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों ये प्रच्छन्न बेरोजगारी? आपके भी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो क्षरण की वजह से साथियों हरी हो जाती है। अगला सवाल है कि बाली यात्रा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो जो बाली यात्रा है ना ये तो ओडिशा में मनाई जाती है। कहां पर साथियों? ये ओडिशा में मनाई जाती है, ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए बिल्कुल साथियों। रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का नहीं, सिविल सेवा भी नहीं, प्रांतीय चुनाव भी नहीं। तो मैं कहूंगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है जो 1929 में हुआ था, इस समय पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तुत को साथियों की प्रस्ताव को पारित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं साथियों वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। यानी कि वैदिक काल के कौन कौन से देवता? ब्रह्मा प्रजापति नहीं, शेषनाग चंद्र नहीं, वरुण विष्णु नहीं, अग्नि इंद्र सोम बिल्कुल सही। अग्नि इंद्र सोम ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में साथियों गिने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है? तो मैं कहूंगा साथियों जो आपका पिन्ना यानी कि कर्णपाली है तो ये इस परिवेश से ध्वनि एकत्रित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का अर्थ क्या है? तो वीवीपीएटी का अर्थ क्या है साथियों ये आपको बताना है, बताइए। मोटर विजिट तो नहीं है, विविध भी नहीं, मोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है, यानी कि ये आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था तो साथियों थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी साथियों? थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला सवाल देखिए कह रहे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए कह रहे कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस काल के दौरान बनाई गई थी? तो किस काल के दौरान साथियों बनाई गई थी? ये चोल के द्वारा यानी कि चोल काल के दौरान बनाई गई थी, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए कह रहे कि प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं यहां पर साथियों ये दूरी से संबंधित है। किससे साथियों? दूरी से संबंधित है। जो प्रकाश वर्ष है ना ये दूरी से संबंधित है, यानी कि ये एक इकाई है एक तरीके से। चलिए तो यहां पर साथियों आप लोगों ने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। सभी के सभी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, लेकिन जीके के साथियों पता नहीं क्यों 20 क्वेश्चन ही यहां पर टाइप हो पाए आज। कोई दिक्कत नहीं साथियों, तो आज आपने बहुत कुछ इस क्लास से सीखा है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा साथियों, जय हिंद का भले चाहे कमेंट कर दीजिएगा।